प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं बीए पार्ट 3 के पेपर आधुनिक विश्व का इतिहास जो सेकंड पेपर है, इसके एक विशेष व्याख्यान पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ। व्याख्यान का नाम है डॉक्टर सन्यात सेन के लोकहित के 3 सिद्धांत, और इसके बाद मैं डॉक्टर सन्यात सेन का मूल्यांकन प्रस्तुत करूंगा। डॉक्टर सेन के सिद्धांतों को सान मिन चू अर्थात जनता के 3 सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उनके ये विचार उनके अनेक भाषणों और लेखों द्वारा प्रकट हुए हैं। अपनी आत्मकथा में भी इन्होंने संकेत किया है। अतः मेरे विचार से देश के लिए ये लाभदायक है कि राष्ट्र के सब लोग राष्ट्रीयता और लोकतंत्र के नियमों पर चलते हुए सारे राष्ट्र के लिए धनोपार्जन करें, जिससे राष्ट्र के सब लोगों का भला हो। इसमें 3 सिद्धांतों की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। सन्यात सेन ने कैंटन आने के बाद इसे ठोस रूप देने का कार्य किया। वह दल को संगठन के साथ साथ सैद्धांतिक आधार भी देना चाहता था। इन सिद्धांतों को दल के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में दल के घोषणा पत्र में स्थान देकर इनकी महत्ता स्पष्ट की गई। के.एस. लाटूरेट, जिसने एक पुस्तक लिखी है ए हिस्ट्री ऑफ द फार ईस्ट, उनके अनुसार सन्यात सेन के प्रसिद्ध 3 सिद्धांत इस प्रकार हैं। नंबर 1, राष्ट्रीयता। यह सान मिन चू का प्रथम सिद्धांत था। सेन की मान्यता थी कि चीन में सांस्कृतिक एकता तो थी, परंतु राजनीतिक एकता का अभाव था। वह चीन की दुर्दशा का मूल कारण राष्ट्रीयता की भावना के अभाव को मानता था। वह विदेशियों को बाहर निकालना भी इसके लिए आवश्यक मानता था, जो चीन का निरंतर शोषण कर रहे थे। उसके अनुसार चीन को विदेशी साम्राज्यवाद का शिकार होने से बचाने हेतु लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना आवश्यक है। उसने इस बात पर बल दिया कि चीनी जनता कबीले या गांव के दायरे से आगे बढ़कर संपूर्ण राष्ट्र का चिंतन करे। राष्ट्रीयता की भावना के विकास हेतु सेन और उनका दल सदैव सक्रिय और प्रेरक रहे। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत था प्रजातंत्र। डॉक्टर सेन लोकतंत्रवादी था। उसने इस पर गहनता से विचार किया। वह लोकतंत्र को एक श्रेष्ठ व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करता था। लोकतंत्र समानता पर आधारित होता है। जनता स्वयं अपना शासन करती है। उसके अनुसार चीन की दयनीय राजनीतिक स्थिति में सुधार लोकतंत्र की स्थापना से ही हो सकता है। वह जनता में संप्रभुता निहित मानता था। जनमत सर्वोपरि था और जनता को शासन कार्यों में अधिकाधिक भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने को उत्सुक था। लोकतंत्र जनता की सहभागिता और उत्तरदायित्व का प्रतीक है। वह लोकतंत्र की स्थापना हेतु 3 क्रमिक चरणों का उल्लेख करता था। नंबर 1, बल प्रयोग एवं सैनिक नियंत्रण की अवधि। नंबर 2, राजनीतिक शिक्षण की अवधि एवं नंबर 3, अंत में लोकतंत्रीय वैधानिक शासन की स्थापना। डॉक्टर सेन का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत जनजीविकावाद था। डॉक्टर सेन की धारणा थी कि कोई भी व्यक्ति भूखा न मरे, सबका जीवन स्तर उन्नत हो। वह इसके लिए देश का तीव्र आर्थिक विकास आवश्यक मानता था। चीन की खाद्य समस्या के निवारण के लिए वह भूमि के समान वितरण का समर्थक था, ताकि पर्याप्त उत्पादन हो सके।
वह मार्क्सवाद के भौतिकवादी सिद्धांत का आलोचक था तथा वर्ग संघर्ष से असहमत था। उसके अनुसार चीन की समस्या उत्पादन की है, वितरण की नहीं। चीन की जनता निर्धनता से पीड़ित है। धन के असमान वितरण का प्रश्न बाद में आता है। उसके विचार समाजवाद से प्रभावित थे। उसे एक उग्र बुर्जुआ समाज सुधारक माना गया। चीन की जनता को आर्थिक न्याय दिलाने हेतु उसने विदेशी पूंजीपतियों और साम्राज्यवाद का घोर विरोध किया। डॉक्टर सेन के सिद्धांतों ने कुओमिंतांग और चीन के लोगों को भविष्य की एक सकारात्मक दृष्टि प्रदान की। इन सिद्धांतों ने भविष्य के चीन को गढ़ा। विनाके के अनुसार डॉक्टर सेन दल के पवित्र नेता तथा उसके 3 सिद्धांत राष्ट्रीय बाइबिल बन गए। वैसे तीनों सार्वभौम सिद्धांत हैं जिनका स्रोत फ्रांसीसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम आदि में ढूंढा जा सकता है। अब मैं आपको डॉक्टर सन्यात सेन का मूल्यांकन प्रस्तुत कर रहा हूँ। डॉक्टर सेन एक प्रगतिशील चिंतक, प्रखर राष्ट्रवादी, कुशल संगठनकर्ता, प्रभावी मार्गदर्शक और सशक्त शासक के विभिन्न रूपों में हमारे सामने आते हैं। सन्यात सेन ने अफीम से चीन को प्रखर चेतना युक्त बना दिया। अपनी तरुणाई में ही वह चीन की मुक्ति की कामना करने लगा था। निष्ठापूर्वक अपना अध्ययन पूरा कर वह एक पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यकर्ता बन गया। विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना, सभाओं का आयोजन, विद्रोहों की योजना बनाना उसके जीवन का अभिन्न अंग बन गया। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण काफी वर्षों तक उसे निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। चीन की एकता के लिए क्रांतिकारी सरकार की प्रधानता का त्याग कर देना सत्ता की छीना झपटी वाले देश में एक कल्पना ही लगती है। निरंकुश सत्ता के विरुद्ध पुनः प्रतिरोध में खड़े हो जाना उसके चरित्र की ही विशेषता है। चीन के एकीकरण के लिए वार्ता करने हेतु पद का अहंकार त्याग कर पीकिंग चले जाना उनकी सरलता का प्रतीक है। उसमें संगठन का अद्भुत कौशल था। उनकी मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात ही प्राय पूरे देश में एकता स्थापित हो जाने के पीछे उनके द्वारा गठित सेना और प्रकट उद्देश्यों का योगदान रहा है। ईएचकार के अनुसार मार्च 1925 ईस्वी में सन्यात सेन की मृत्यु हो गई, किंतु उनकी मृत्यु ने चीनी राष्ट्रीयतावाद के संरक्षक संत के रूप में चीन में उसका प्रतिष्ठित स्थान निश्चित कर दिया। उनका नाम विदेशी नियंत्रण के विरुद्ध राष्ट्रीय विद्रोह का प्रतीक बन गया। वे विभिन्न विरोधी गुटों में समन्वय स्थापित करने में सक्षम थे। साम्यवादियों का भी उन्होंने विश्वास अर्जित कर लिया, परंतु उसके उत्तराधिकारियों की उनके साथ कलह रही। जॉन गुंथर, जिन्होंने इनसाइड एशिया नाम की पुस्तक लिखी है, उन्होंने उन्हें पैगंबर बताया है। गैथोर्न हार्डी की टिप्पणी से असहमत होते हुए भी एक दृष्टिकोण के नाते उसे देखा जा सकता है। रूसी सलाहकारों ने, जो हाल में अपने देश में लेनिन पूजा के परिणाम देख चुके थे, फौरन संभावनाओं को जांच लिया। सन्यात सेन के शव को औषधियों द्वारा संरक्षित किया गया। उनके आदर की भावना का परिश्रम के साथ प्रचार किया गया। उनके लेख हर जगह प्रसारित किए गए। एक स्थानीय और अनभिज्ञात सरकार के अध्यक्ष की संदिग्ध स्थिति से वह राष्ट्रीय आकांक्षाओं के लिए, जो सारे साम्राज्य में चीनी लोकमत को संगठित करने वाली एक चीज थी, संगठन का प्रतीक बन गए। हार्डी ने उनकी महानता पर प्रायोजित होने का लांछन तर्कपूर्ण ढंग से तो नहीं लगाया है। कैंटन सरकार कभी भी अनभिज्ञात नहीं थी और न ही इतनी स्थानीय थी जितना कि आरोप लगाया गया। स्वाभाविक रूप से
व्यक्ति से महत्वपूर्ण उसकी विचारधारा हो जाती है। इस अर्थ में डॉक्टर सन्यात सेन से सन्यात सेनवाद का अधिक प्रभावी होना स्वाभाविक ही था। इस स्तर के व्यक्ति फिर एक दर्शन या संस्था ही बन जाते हैं। सन्यात सेन को चीनी राष्ट्रीयता और लोकतंत्र का पिता निरूपित किया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुओमिंतांग के काल में तो चीन ने सन्यात सेन को राष्ट्रपिता का आदर प्रदान किया। धन्यवाद छात्रों।